Hello and welcome to SPM IAS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 16th December 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about prohibition on liquor, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. तो सबसे पहले लीकर कौन कौन से स्टेट में बैन है या प्रोहिबिटेड है उसके बारे में ज़रा समझते हैं. उससे भी पहले ज़रा समझते हैं कि एंट्री 51 इन द स्टेट लिस्ट अंडर शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अबाउट एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. यानी कि सरल भाषा में कहें तो शराब या एल्कोहल ह्यूमन कंजम्पशन के लिए उस पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास है, बिकॉज दिस मैटर इज़ मेंशन्ड इन स्टेट लिस्ट of schedule 7. That means the state have power to make law and charge different types of taxes or duties on alcoholic liquor for human consumption. लेकिन कई सारे स्टेट्स हैं जैसे कि गुजरात, बिहार, नागालैंड एंड मिजोरम जिन्होंने लीकर को फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बैन करा हुआ है, जबकि देर आर सम स्टेट्स लाइक मणिपुर एंड लक्षद्वीप वेयर पार्शियल बैन ऑन लीकर इज अप्लाइड. कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जैसे हरियाणा, तमिलनाडु, केरला, इन्होंने लीकर बैन किया था अपने अपने स्टेट में, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया. इट प्रूव टू बी इनइफेक्टिव. तो अब जरा करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, आखिर हम लीकर प्रोहिबिशन के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं. तो हाल फिलहाल में बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में 26 लोगों की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ कंज्यूमिंग हूच. हूच एक समझिए आप लोकल तरीके का लीकर है, जो लोकल तरीके से बनाया हुआ लीकर होता है जिसमें स्टैंडर्ड नॉर्म्स को नहीं फॉलो किया जाता, उसको कहा जाता है हूच. देखेंगे हूच के बारे में. तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हूच पी करके यानी कि लोकल शराब पी करके 26 लोगों की डेथ हो गई, जबकि अल्कोहल इज़ प्रोहिबिटेड इन बिहार फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. तो बिहार में 2016 से ही अल्कोहल को बैन किया हुआ है, प्रोहिबिट किया हुआ है. एक बार ज़रा हूच के बारे में समझ लेते हैं. हूच इज़ अ कॉमन टर्म फॉर पुअर क्वालिटी अल्कोहल. बेसिकली दिस टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड हुचिनो विच इज़ नेटिव अलास्कन ट्राइब, विच मीन्स अ नेटिव अलास्कन ट्राइब विच इज़ नोन फॉर स्ट्रॉन्ग लीकर. तो ये जो हुचिनो ट्राइब है काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीकर बनाया करती हैं, और उसी ट्राइब के नाम के पीछे ये हूच नाम पड़ा है फॉर लोकल अल्कोहल. तो कहीं पे भी ऐसे लोकल या कंट्री अल्कोहल बोलते हैं इसको, अगर बनता है तो उसको हूच कहा जाता है. तो ब्रांडेड लीकर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से बनाए जाते हैं, उसमें क्वालिटी कंट्रोल पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है, इसलिए उनका हेल्थ पे सीधा सीधा इतना नेगेटिव असर नहीं पड़ता है. लेकिन हूच जो ऐसे लोकल शराब हैं इनको ठीक तरीके से प्रिपेयर नहीं किया जाता है, इनकी क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है, तो कई दफ़ा इनमें टॉक्सिक कंटेंट्स भी रह जाते हैं, जिस कारण से लोगों की डेथ हो सकती है बाय कंज्यूमिंग सच हूचेज. प्रॉब्लम क्या है हूच प्रिपरेशन में? जैसा कि मैंने आपको बताया प्रॉपर क्वालिटी चेक है नहीं. तो लीकर में मेनली होता है एथेनॉल, लेकिन कभी कभार ठीक तरीके से लीकर को ना प्रिपेयर करने में थोड़ा बहुत मेथनॉल भी रह जाता है, और मेथनॉल जो है वो टॉक्सिक है और वो फैटल भी प्रूफ हो सकता है, मतलब डेडली भी प्रूफ हो सकता है अगर उसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो कई दफ़ा इस तरह से लीकर बनाते वक्त एथेनॉल के अलावा मेथनॉल भी रह जाता है लार्ज कंटेंट में, विच प्रूव्स टू बी फैटल. और यही हुआ इस पर्टिकुलर केस में. 26 लोग इस तरह की जहरीली शराब या लोकल शराब पी करके मर गए बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में. अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि बिहार के अंदर लीकर बैन है. अगर लीकर बैन नहीं होता, अभी क्रिटिक्स ऐसी बातें कर रहे हैं, इफ लीकर वॉज नॉट बैंड इन बिहार देन द ब्रांडेड लीकर वुड बी ईजिली अवेलेबल एंड इन दैट केस पीपल वुड नॉट रिजॉर्ट टू सच हूच. तो जिन स्टेट्स में बैन होता है लीकर पे, प्रोहिबिशन होता है, वहाँ पे जहरीली शराब या हूच पी करके जान जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इस तरह के केसेस भी ज़्यादा होते हैं. इसी कारण से अब लगातार ये न्यूज़ में आ रहा है. एक बार ब्रीफली ज़रा देख लेते हैं दुनिया के ऐसे और कौन कौन से देश हैं जहाँ पे लीकर प्रोहिबिशन है. सो सम कंट्रीज लाइक यूएस, जापान, चाइना, दे इंट्रोड्यूस्ड लीकर प्रोहिबिशन, लेटर ऑन दे liberalized it or withdrawn it. But there are some states only, especially the Islamic states like
अफगानिस्तान, लीबिया, सऊदी अरेबिया, सोमालिया एंड सूडान वेयर देर इज़ कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑन लीकर, जबकि देर आर सम स्टेट्स लाइक ब्रुनाई, ईरान, कुवैत, मालदीव वेयर लीकर इज़ प्रोहिबिटेड ओनली फॉर मुस्लिम सिटीजन्स, क्योंकि आपको पता है इस्लाम के अंदर लीकर को इविल माना जाता है। यूएई के अंदर बात की जाए तो इट अलाउज सम सेल ऑफ अल्कोहल एक्सेप्ट इन द रीजन ऑफ शारजा। तो अब बात कर रहे हैं लीकर की, यहाँ पे ये कंट्री मेड लीकर की, जो लोकल लीकर है जिसको हूच कह रहे हैं या जहरीली शराब कह रहे हैं, इसकी समस्या मेनली उन स्टेट्स में ज़्यादा है जहाँ पे ये पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है, जैसे कि बिहार के केस में आप देख रहे हैं। तो अब ज़रा बात करते हैं कि लीकर प्रोहिबिशन से क्या फ़ायदे हैं, व्हाट आर द रैशनल बिहाइंड प्रोहिबिशन ऑफ लीकर। तो हेल्थ बेनिफिट है ऑफ कोर्स, शराब पीने से हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, किडनी लीवर पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। WHO के हिसाब से द हार्मफुल यूज ऑफ अल्कोहल इज दैट इट कैन लीड टू मोर देन 200 डिजीजेस। तो ऑफकोर्स शराब पीने से तो नुकसान होता है, तो अगर स्टेट में शराब को बैन कर दिया जाए तो सीधा सीधा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे दिमाग में आएगा कि लोगों को हेल्थ नेगेटिव्स इम्पैक्ट जो होते हैं, हेल्थ रिलेटेड जो डैमेजेस होते हैं लीकर पीने से, उससे लोग बच सकते हैं। लीकर बैन इज in line with constitutional obligation under Article 47 of the Constitution, which is a Gandhian principle, which says कि intoxicating drinks को स्टेट को डिस्करेज करना चाहिए। आर्टिकल 47 तो यही कहता है। तो जिन स्टेट्स ने बेसिकली लीकर पे प्रोहिबिशन लगा रखा है, दे आर ऑल्सो फुलफिलिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन मैंडेटेड अंडर आर्टिकल 47 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जेंडर वायलेंस कम होता है लीकर पे अगर प्रोहिबिशन कर दिया जाए, तो लीकर पे बैन लगा दिया जाए। तो बिहार का आप डेटा इसमें कोट कर सकते हैं कि एज पर अ स्टडी कंडक्टेड 28.9% रिडक्शन इन क्राइम अगेंस्ट वीमेन वाज रजिस्टर्ड आफ्टर प्रोहिबिशन ऑन लीकर। ओवरऑल क्राइम में कमी आती है क्योंकि शराब पी करके लोग अपना होश खो बैठते हैं, तो जेंडर रिलेटेड वायलेंस या ओवरऑल क्राइम भी ज़्यादा होती है। तो 28.3% डिप इन मर्डर केसेस एंड 2.3% डिप इन डकैती केसेस आफ्टर प्रोहिबिशन ऑन लीकर। तो ये सब कुछ फ़ायदे आप गिना सकते हैं लीकर प्रोहिबिशन के। इकोनॉमिक स्ट्रेस भी कम होता है पूरे स्टेट के ऊपर, क्योंकि लीकल या पुअर फैमिलीज़ के ऊपर, जिन गरीब परिवारों में जो भी मेल मेंबर हैं, खासकर जो मेन अर्निंग मेंबर हैं गरीब परिवारों में, अगर वो एडिक्टेड हो जाते हैं अल्कोहल को लेकर के, तो फिर उस परिवार की अर्निंग कम हो जाती है। बहुत परिवार में ऐसा भी देखा गया कि लोग सिर्फ शराब पीते हैं और घर के जो भी सेविंग्स होते हैं उसको भी बर्बाद कर देते हैं अल्कोहल के पीछे। तो इस कारण से वो पूरा का पूरा परिवार इकोनॉमिक स्ट्रेस में आ जाता है। तो ये सब फ़ायदे होंगे, ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी अगर स्टेट में लीकर को प्रोहिबिट कर दिया जाए। तो यही सब ध्यान में रखते हुए स्टेट्स, अलग अलग स्टेट जैसे कि गुजरात या बिहार, उन्होंने लीकर को बैन किया हुआ है। लेकिन लीकर को बैन करने से कई सारे निगेटिव्स भी हैं, उनको एक एक करके ज़रा देखते हैं। सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म है बैन ऑन लीकर का, वो है राइट टू चॉइस। देखिए, वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट वेयर पीपल शुड मैंडेट द गवर्नमेंट व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, नॉट अदरवाइज। सरकार हमें गार्जियन की तरह नहीं बतानी चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते। शराब पीना अच्छी बात है या बुरी बात है, ये हमारे ऊपर होना चाहिए। जब हमें वोट करने का अधिकार है और हमें सरकार चुनने का अधिकार है, तो वो सरकार फिर हमें गार्जियन की तरह या पेरेंट्स की तरह ना समझाए कि हम शराब पी सकते हैं नहीं पी सकते। सो दिस इज़ वन बेसिक और ब्रॉडर क्रिटिसिज्म ऑफ प्रोहिबिशन ऑन लीकर, कि इट इज़ कर्बिंग इंडिविजुअल्स फ्रीडम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक लॉस भी है लीकर प्रोहिबिशन से। स्टेट्स के रेवेन्यू का एक इम्पॉर्टेंट जरिया होता है एक्साइज ड्यूटी ऑन लीकर या सेल्स टैक्स, जिसको वैट कहते हैं ऑन लीकर। अगर लीकर पे बैन लगा देने से कई सारे स्टेट्स को रेवेन्यू का काफ़ी सारा लॉस हुआ है। फॉर एग्जांपल, गुजरात को तो कभी मिलता नहीं है, और बिहार को भी रेवेन्यू लॉस झेलना पड़ा है आफ्टर पुटिंग प्रोहिबिशन ऑन लीकर। और सबसे बुरी बात यह है कि लीकर फिर भी इन स्टेट्स में बिकता है, लेकिन चोरी छुपे, अंडरग्राउंड, जिसको हम लोग कहते हैं बूट लेगिंग। तो जिन स्टेट्स में लीकर बैन है, प्रोहिबिटेड है, वहाँ पे लीकर माफियाज इमर्ज हो गए हैं। आपने देखा होगा मूवी रईस, ये बेसिकली गुजरात की स्टोरी है, और माना जाता है कि ये एक रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर के
ये मूवी बनाई गई है। तो बेसिकली बिहार में भी ऐसे केसेस निकल कर के आ रहे हैं। आप देखिए ना, इस हेडिंग में ही लिखा है लीकर माफियाज वी लिव अंडर द ट्रेमेंडस फियर ऑफ लीकर माफिया। जिन स्टेट्स में भी लीकर बैन हो जाता है वहाँ पे लीकर माफियाज स्मगलिंग करके लीकर लाते हैं, जहरीली शराब बनाते हैं, हूच बनाते हैं लोकल लेवल पे, और सरकार को रेवेन्यू नहीं मिल रहा है लेकिन इनकी कमाई ज़रूर हो रही। तो शराब तो लोग फिर भी पी रहे हैं बट अब स्मगलिंग करके पी रहे हैं। सो एक एक्स्ट्रा क्राइम कर रहे हैं शराब पीने के अलावा। बेसिकली जिन स्टेट्स में लीकर को बैन किया गया है उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है एज पॉपुलिस्ट मेजर, मतलब लोगों को बस वोट कलेक्ट करने के लिए, लोगों को खुश करने का तरीका है लीकर बैन करना, बस खासकर वीमेन वोटर्स का वोट कलेक्ट करने का तरीका है। अगर आप सच में लीकर के प्रॉब्लम से निपटना चाहते हैं तो आपको धीरे धीरे लोगों को डी एडिक्ट करना चाहिए फ्रॉम लीकर, धीरे धीरे इसको कर्व करना चाहिए, ना कि एक बार में बैन कर देना चाहिए। इससे वीमेन वोटर खुश हो जाती हैं बट ये काफ़ी इफेक्टिव है नहीं। शराब पीने की लत लोगों की लगी ही रहती है, लीकर माफिया आ जाता है। सो मैनी मोर प्रॉब्लम्स स्टार्ट। हेल्थ प्रॉब्लम्स तो हैं ही, लीकर के प्रोहिबिशन से हूच कंजम्पशन बढ़ जाता है जिसका हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और जुडिशियल बर्डन भी बढ़ जाता है। जब लीकर को प्रोहिबिट कर दिया जाएगा तो स्टेट में फिर बहुत सारे लीकर कंजम्पशन के केसेस जाते हैं जो वहाँ के लोकल जुडिशरी पे काफ़ी ज़्यादा बर्डन क्रिएट कर देते हैं। तो आखिर क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, क्योंकि लीकर को प्रोहिबिट करने से भी फ़ायदा है, ना करने से भी नुकसान है। तो मतलब देयर आर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ लीकर। तो इसमें अगर हम देखें तो ज़्यादातर स्टेट्स जिसने भी लीकर प्रोहिबिशन अप्लाई किया है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे नहीं हैं। द प्रोहिबिशन स्ट्रैटेजी ऑन लीकर हैज़ फेल्ड इन मैनी केसेस। क्यों? क्योंकि स्टेट्स ने प्रोहिबिशन तो कर दिया विथ अ सिंपल एजम्पशन कि अगर वो सप्लाई काट देंगे तो लोग शराब पीना छोड़ देंगे, लेकिन ये एजम्पशन रियलिटी में सही साबित नहीं होता है। जो एडिक्टेड है वो एक ना दूसरे तरीके से शराब पीने की ज़रूर कोशिश करेगा। तो ये एजम्पशन काफ़ी सिंपल है और जनरल है, जो रियलिटी में वैलिड नहीं है कि अगर शराब की सप्लाई बंद हो जाएगी तो लोग शराब पीना छोड़ देंगे। तो इसलिए थोड़े से ऑल्टरनेटिव तरीके अपनाने की ज़रूरत है। रादर दैन गोइंग फॉर कंप्लीट प्रोहिबिशन, धीरे धीरे लीकर से लोगों को हम लोग डी एडिक्ट करें। तो बेसिकली लीकर से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उस रेवेन्यू का इस्तेमाल किया जाए लीकर से जो एडिक्टेड लोग हैं उनके डी एडिक्शन के लिए। तो शराब के पैसे से ही शराब मुक्ति का काम किया जाए, नशा मुक्ति का काम किया जाए। सो डी एडिक्शन को प्रमोट किया जाए विथ हेल्प ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द लीकर इटसेल्फ। उसके अलावा जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, वो लोगों को अवेयर करें, उनको इनकरेज करें अगेंस्ट द कंजम्पशन ऑफ लीकर रादर देन गोइंग फॉर कंप्लीट बैन इन वन गो। क्योंकि कोई एक शराबी है, अगर आप एकाएक से बैन लगा देंगे तो वो शराब पीना नहीं छोड़ेगा, फिर वो दूसरे तरीके अपनाएगा। और टफ लॉ एक साथ बनाने के बजाय कोशिश की जाए कि ये इंश्योर कराया जाए कि कोई भी लीकर पी करके पब्लिक प्लेस पे कोई गलत काम ना करे। अगर आपको विमेन को बचाना है अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस तो उसके लिए शराब को क्यों आप जिम्मेदार देते हैं? आप अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है तो उस केस में डोमेस्टिक वायलेंस का तो लॉ ऑलरेडी है। डोमेस्टिक वायलेंस लॉ के अंतर्गत उस इंसान को आप रजिस्टर कीजिए, एफआईआर कीजिए और उसको सजा दीजिए। रादर दैन ब्लेमिंग लीकर एंड बैनिंग लीकर, इफ़ यू वांट टू कर्ब डोमेस्टिक वायलेंस रजिस्टर एफआईआर अंडर डोमेस्टिक वायलेंस रादर दैन बैनिंग लीकर। अदरवाइज कोई गारंटी नहीं कि बिना लीकर पिए वो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करेगा। सो बेसिकली ड्रिंक एंड ड्राइविंग का प्रॉब्लम रोकना है, आपको डोमेस्टिक वायलेंस रोकना है, तो आप इन सब के लिए जो अलग से लॉ हैं उसको ठीक तरीके से इंप्लीमेंट करें ना, रादर दैन मेकिंग अ टफ लॉ regarding prohibition of liquor. The next article is about India's longest escape tunnel, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy infrastructure point of view. तो देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आप वैल्यू एडिशन के तौर पे देते रहेंगे तो आपको बेहतर नंबर मिलेंगे। तो इंडियन रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ये न्यूज़ है। बेसिकली आज इंडियन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड दो न्यूज़ हम लोग देखेंगे। तो ये पहला है 12.8 किलोमीटर लॉन्ग टनल बनाया गया है विच इज़ बेसिकली लॉन्गेस्ट एस्केप टनल ऑफ इंडिया। इसको एस्केप टनल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इट विल बेसिकली यूज्ड इन इमरजेंसी केस। तो ये 12.8 किलोमीटर लंबा एस्केप टनल बनाया जा रहा है जो इस रेलवे लाइन पे होगा पठानकोट से लेकर के बाराबूला तक। ये 111 किलोमीटर लंबा जो रेलवे लाइन है बेसिकली ये बनिहाल से कतरा तक वाला
बनिहाल से कतरा तक का जो 111 किलोमीटर लंबा रेलवे लाइन है, इसको अभी कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इसी के बीच में ये 12.8 किलोमीटर लंबा टनल, एस्केप टनल बनाया गया है। इट इज़ ओवरऑल पार्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट। तो ये जो टनल है इसका टेक्निकल नाम है T3 टनल, और जैसा कि मैंने आपको कहा इट इज़ एस्केप टनल, मीन्स बेसिकली इट विल बी यूज्ड फॉर रेस्क्यू वर्क इन केस ऑफ इमरजेंसी। This escape tunnel moves through various distributaries of Chenab River like Khoda, Hingni, Kundan, Nala. It is constructed by New Australian Tunneling Method NATM, which is a modern technique of drill and blast process. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज टाइम दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट बोरोइंग लिमिट फॉर स्टेट्स। And this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. देखिए, जैसे भारत सरकार बोरो करती है अपने बजट रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिलीज करके, और वो बोरोइंग मेनली दो तरह के गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रिलीज करके करती है, ट्रेजरी बिल या डेटेड सिक्योरिटी। ठीक वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट्स भी बोरो करते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट को बोरो करने का अधिकार मिला हुआ है एज पर आर्टिकल 293 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मीन्स बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ये अधिकार या पावर देता है स्टेट्स को बोरो करने के लिए, अपने बजट रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। सो एक बार पढ़ते हैं आर्टिकल 293 को। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ ए स्टेट एक्सटेंड्स टू बोरोइंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अपॉन सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। तो जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, भारत सरकार जहाँ से सारे अपने बजट के पैसे डालती है या निकालती है, वैसे ही स्टेट लेवल पे होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को सिक्योरिटी दे करके, यानी कि बेसिकली उसके अगेंस्ट, उसकी सिक्योरिटी के अगेंस्ट स्टेट्स भी बोरो कर सकते हैं। उसके सिक्योरिटी के अगेंस्ट का मतलब है कि बेसिकली उसको एक कोलैटरल की तरह इस्तेमाल करके, गिरवी की तरह इस्तेमाल करके स्टेट्स कैन ऑल्सो बोरो। आर्टिकल 293 सब क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि स्टेट कैन बोरो, स्टेट गवर्नमेंट कैन बोरो ओनली आफ्टर सेंट्रल गवर्नमेंट कंसेंट व्हेन द स्टेट इज इंडेटेड टू द सेंटर ओवर ए प्रीवियस लोन। इसको सरल भाषा में कहें तो अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने भारत सरकार से उधार ले रखा है, तो फिर उस स्टेट गवर्नमेंट को अगर और कुछ उधार लेना है फ्यूचर में कहीं से और बोरो करना है, तो उसको पहले भारत सरकार का परमिशन लेना होगा, भारत सरकार की परमिशन लेनी होगी अंडर आर्टिकल 293 सब क्लॉज 3। स्टेट गवर्नमेंट जो बोरो करती है उसके लिए जो बॉन्ड वो रिलीज करती है उसको हम लोग कहते हैं स्टेट डेवलपमेंटल लोन। और भारत सरकार के जिस तरीके से लोन को मैनेज करता है RBI, ठीक वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट के भी स्टेट डेवलपमेंटल लोन को मैनेज करता है RBI। RBI मेक श्योर दैट द SDL स्टेट डेवलपमेंट लोन्स आर सर्विस्ड ऑन टाइम, यानी कि बेसिकली उनका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट टाइम पे लौटाए, इस बात को इंश्योर कराती है RBI। देखिए, भारत सरकार दो तरीके से GSEC रिलीज करती है, दो तरह के, ट्रेजरी बिल एंड डेटेड सिक्योरिटी। दोनों के बीच का अंतर आपको पता होगा। ट्रेजरी बिल इज़ फॉर शॉर्ट टर्म, नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड, डेटेड सिक्योरिटी इज़ फॉर लॉन्ग टर्म। तो बेसिकली ये जो स्टेट डेवलपमेंटल लोन है जिसका इस्तेमाल करके स्टेट गवर्नमेंट्स बोरो करते हैं, इट इज़ सिमिलर टू द डेटेड सिक्योरिटी रिलीज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मीन्स स्टेट डेवलपमेंटल लोन्स आर फॉर लॉन्ग टर्म इशूड विथ अ prescribed interest rate for a longer period of time, for a period on an average 5 year to 10 years। करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। तो भारत सरकार ने फिस्कल ईयर 2023-24 के लिए स्टेट्स के ऊपर लिमिटेशन लगाया है कि वो सिर्फ और सिर्फ 3.5% तक ही अपने स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन का बोरोइंग कर सकती है, यानी कि बेसिकली स्टेट लेवल पे फिस्कल डेफिसिट कुड बी एट मैक्स 3.5% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। और वो 50% और बोरो कर, आई एम सो सॉरी, 50 बेसिस पॉइंट या 0.5% और बोरो कर सकते हैं अगर उनको अपने स्टेट में पावर सेक्टर में कुछ रिफॉर्म लाना है। तो जैसे पावर सेक्टर में रिफॉर्म में जैसे कि ऑपरेशनल लॉसेस कम करने हैं, रेवेन्यू कम हो रहा है उनके यहाँ पे, APDCL जैसे हमारे यहाँ पे इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का रेवेन्यू कम हो रहा है, या उनको ट्रांसमिशन लॉसेस या टेक्निकल लॉसेस घटाने, इसके लिए अगर वो कोई टेक्निकल स्टेप ले रहे हैं तो उस केस में वो फिस्कल डेफिसिट 4% तक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर पावर सेक्टर में वो रिफॉर्म नहीं ला रहे हैं तो उनको फिस्कल डेफिसिट अपने ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन का सिर्फ 3.5% तक ही रखना है।
ये जो डायरेक्शन दिया है भारत सरकार ने स्टेट्स को रिगार्डिंग देयर फिस्कल डेफिसिट up to 3.5% of gross state domestic production. This is in line with recommendation made by 15th Finance Commission. बेसिकली 15th फाइनेंस कमीशन ने स्टेट्स के फिजिकल डेफिसिट की एक लिमिट तय कर रखी थी. 4% फिजिकल डेफिसिट हो सकता है फॉर द फिजिकल ईयर 2022, 3.5% फॉर 23 एंड 3% फॉर द ईयर 24, 25 एंड 26. और 0.5% का एडिशनल अलाउ किया हुआ है 15th फाइनेंस कमीशन ने अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई पावर सेक्टर रिलेटेड रिफॉर्म ले रही है तो. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नेशनल रेल प्लान विजन 2030 एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, नेशनल रेल प्लान बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव टॉपिक जीएस पेपर 3. इस साल इंडियन रेलवे ने एक नया रोड मैप रिलीज़ किया है खुद के लिए कि किस तरीके से वो रेलवे को डेवलप करेंगे टिल द ईयर 2030. इस रोड मैप का नाम दिया उन्होंने नेशनल रेल प्लान 2030. इसका टैगलाइन है फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2030. सो बेसिकली रेलवे को 2030 तक इस तरीके से रेडी कर दिया जाएगा कि वो 2050 तक की अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके. So let us see the objective of this plan. जैसा कि मैंने आपको कहा, to create capacity in ahead by 2030 in order to meet demand up to year 2050. तो 2030 तक ही 2050 तक के लिए रेडी कर देना है इंडियन रेलवे को. उसके अलावा इंडियन रेलवे का ओवरऑल जो फ्रेट में शेयर है, यानी कि मालगाड़ी जो ट्रांसपोर्टेशन का जो शेयर है, फ्रेट का शेयर है, अभी 27% है. यानी कि जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है फ्रेट का, उसका सिर्फ 27% रेलवे से होता है, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा रोड से होता है. इंडियन रेलवे इज़ होपिंग टू इंक्रीज इट्स शेयर इन फ्रेट अप टू 45% बाय 2030 बाय प्रोवाइडिंग बेटर सॉल्यूशन. और अगर रेलवे फ्रेट बढ़ेगा तो ओवरऑल कार्बन इमिशन कम होगा, क्योंकि रेलवे से कार्बन इमिशन कम होता है जबकि रोड ट्रांसपोर्टेशन से कार्बन इमिशन ज़्यादा होता है. उसके अलावा इंडियन रेलवे इज टारगेटिंग टू हैव ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन the traffic by the year 2030 and decade based increase in traffic for 2030 to 2040 and 2040 to 2050. उसके अलावा focus is on increasing the speed of freight trains from 22 km per hour to 50 km per hour in order to reduce the transit time. Overall जो गोल है इस नेशनल रेलवे प्लान का, that is to reduce overall cost by 30%, create more and more dedicated freight corridors, ताकि रेलवे को कंजेशन फ्री कराया जा सके और टाइम बाउंड फैशन में रेलवे सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा सके. और भी इस तरह के रेलवे को मॉडर्नाइज करने के जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनको एक एक करके देख लेते हैं. तो टैरिफ रैशनलाइजेशन, फ्रेट इंसेंटिव स्कीम, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फ्रेट बास्केट, ऑटोमोबाइल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर स्कीम एंड गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, ये सब कुछ अदर इनिशिएटिव्स हैं रेलवे को मॉडर्नाइज करने के लिए. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते. क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म इज इन रेस्पेक्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, दैट इज राइट, एंड ओनली Annex 1 कंट्रीज आर रिलेटेड टू क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, दैट इज रॉन्ग. बेसिकली नॉन Annex कंट्रीज भी कार्बन क्रेडिट अर्न करके बेच सकती हैं, उनको खरीदने की जरूरत नहीं है लेकिन वो बेच सकती हैं. सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. एंड विच आर द फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट गॉट GI टैग? तो करेक्ट आंसर इज दार्जिलिंग टी. That's all from our side for today. Thanks for watching.